जेफरी एप्स्टीन। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पावर, पैसा, सीक्रेट्स और बहुत सारे विवाद। ये हाल के इतिहास के सबसे पेचीदा और चर्चित क्रिमिनल केसेस में से एक है। देखिए, एक तरफ हैं अदालत में पेश किए गए फैक्ट्स और दूसरी तरफ हैं अनगिनत थ्योरीज। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, लेकिन एक नियम के साथ। हम सिर्फ और सिर्फ उन सबूतों पर ध्यान देंगे जो ऑफिशियली रिकॉर्ड पर हैं, मतलब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, जांच रिपोर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स। आइए देखते हैं कि तथ्य असल में हमें क्या कहानी बताते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, कोई अटकलें नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, सिर्फ वो जानकारी जो सबूतों पर आधारित है। क्योंकि इस मामले में अफवाहें इतनी ज्यादा हैं कि सच को झूठ से अलग करना बहुत ही जरूरी हो गया है। हम सिर्फ वेरीफाइड जानकारी का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो कहानी शुरू होती है जेफरी एप्स्टीन से। वो सिर्फ एक अमीर फाइनेंसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसके कॉन्टैक्ट्स पॉलिटिक्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ऊपर तक थे। और यही नेटवर्क बाद में इस केस का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरे केस का एक तरह से ढांचा है। 2008 में उस पर फ्लोरिडा में आरोप लगे, लेकिन उसे एक बहुत ही अजीब विवादास्पद प्ली डील मिल गई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। फिर एक दशक बाद 2019 में उसे न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार किया गया, और इस बार आरोप बहुत गंभीर थे। ऐसा लगा कि अब जाकर शायद सच सामने आएगा। लेकिन महज 1 महीने बाद ही वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला, जिसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। अब आते हैं मामले के पहले बड़े मोड़ पर, 2008 की वो कंट्रोवर्शियल डील। सच कहें तो यही वो पल था जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया, और बहुत से लोगों को लगा कि यहां न्याय हुआ ही नहीं। अच्छा, इस डील को समझने के लिए एक खास कानूनी शब्द को जानना जरूरी है, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सौदा था जहां फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गंभीर आरोपों पर कार्रवाई न करने का वादा किया। शर्त यह थी कि एप्स्टीन राज्य स्तर पर कुछ छोटे आरोप मान ले। कानूनी जानकारों की माने तो इस तरह का सौदा बहुत ही असामान्य था। तो सवाल उठता है कि इस सौदे की इतनी आलोचना हुई क्यों? देखिए, डॉक्यूमेंट्स 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली, फेडरल जांच को एक रहस्यमयी तरीके से रोक दिया गया। दूसरी, ये एक सीक्रेट डील थी जो एप्स्टीन को भविष्य के मुकदमों से भी बचा रही थी। और सबसे गंभीर बात, जो विक्टिम्स थे उन्हें इस सौदे के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। तो सवाल यह है कि एप्स्टीन इतने सालों तक कानून की पकड़ से बचता कैसे रहा? इसका जवाब शायद उसके पावरफुल कॉन्टैक्ट्स के नेटवर्क में छिपा है, और यही इस मामले का सबसे चर्चित पहलू भी है। और देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को साफ करती है। किसी डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए किसी की फ्लाइट लॉग में या ईमेल में किसी का नाम आ जाना, ये सिर्फ एक कनेक्शन, एक जुड़ाव दिखाता है, पर यह कानूनी तौर पर जुर्म साबित होने से बिल्कुल अलग बात है। जुर्म तो तब साबित होता है जब कोई अदालत बिना किसी शक के किसी को दोषी ठहराती है। और यही आज की न्यायिक सच्चाई है। डॉक्यूमेंट्स में भले ही कई बड़े नाम सामने आए हों, लेकिन इन अपराधों के सिलसिले में अब तक सिर्फ एप्स्टीन और घिस्लीन मैक्सवेल को ही अदालत में दोषी ठहराया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साल 2019 में। ये वो साल था जब इस केस ने एक नाटकीय मोड़ लिया। एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, और इस बार के आरोप पहले से कहीं ज्यादा संगीन थे। पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर टिक गईं। उसकी मौत के बाद जो ऑफिशियल जांच हुई, उसमें सिस्टम की कई हैरान कर देने वाली गड़बड़ियां सामने आई। जैसे कि उसे सुसाइड वॉच से हटाया क्यों गया, ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे उन्होंने मॉनिटरिंग में लापरवाही क्यों की, और सबसे बड़ा सवाल कि कुछ सर्विलेंस कैमराज उस रात काम ही क्यों ही कर रहे थे। ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। इन तमाम सवालों और शक के बावजूद जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो एकदम साफ है। मेडिकल एग्जामिनर ने मौत की वजह आत्महत्या बताई। ये समझना बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर किसी और थ्योरी को साबित नहीं किया जा सका है, भले ही शक अब भी बना हुआ है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो हाल ही में सामने आए हैं, जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। जानकारी का ये जो सैलाब आया है, ये असल में हमें क्या बताता है? तो आखिर इन फाइलों में है क्या? इसमें ईमेल्स हैं, प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और गवाहों के बयान हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनमें से ज्यादातर जानकारी पर काली स्याही फेर दी गई है, मतलब उसे कानूनी वजहों से छिपा दिया गया है, जिससे पूरी सच्चाई जानना और भी मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, ये डॉक्यूमेंट्स एक बड़ी सी पजल के बिखरे हुए टुकड़े हैं।
पूरी तस्वीर नहीं है। हाँ, ये हमें कुछ सुराग जरूर देते हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पर कुछ भी साबित नहीं करते। ये जांच का हिस्सा है, अदालत का फैसला नहीं। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। फैक्ट्स यानी तथ्यों को थियरीज यानी सिद्धांतों से अलग करना। क्या है जो साबित हो चुका है और क्या है जो सिर्फ एक थियरी है। तो चलिए एक बार फिर से साफ साफ देख लेते हैं कि पक्के तौर पर साबित क्या हुआ है। नंबर 1, एप्स्टीन एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था। 2, 2019 में उस पर बहुत गंभीर फेडरल चार्ज लगे। 3, उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या करार दिया गया। और 4, घिस्लीन मैक्सवेल को ट्रैफिकिंग में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया। ये वो स्तंभ हैं जिन्हें कानूनी सिस्टम ने स्थापित किया है। और दूसरी तरफ हैं वो थियरीज जो सुनने में तो बहुत आती हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क था, या इंटेलिजेंस एजेंसियों से उसके कनेक्शन थे, या फिर उसकी मौत एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। ये सब फिलहाल न्यायिक प्रमाण के बिना सिर्फ थियरीज हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ यही है, एक डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है और एक अदालत में क्या साबित होता है। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूतों का होना कितना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको सुराग दे सकते हैं, पर वो कभी भी अदालत के फैसले की जगह नहीं ले सकते। एप्स्टीन की कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके पीछे जो सवाल छूट गए हैं वो आज भी हमारे न्याय सिस्टम और समाज से पूछ रहे हैं। क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी?